नमस्कार। आप तो जानते होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस का कितना महत्व है। मैं बता दूं, जीएस में भी इतिहास और भूगोल का अपना अलग ही रोल होता है। मैं कुछ कहूं उससे पहले उन लोगों के लिए जो पहले से इतिहास पढ़ चुके हैं या प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं, वो इन 5 प्रश्नों का उत्तर दें। 1, 2, 3, 4, 5। आज से मैं आपके साथ इतिहास में प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करूंगा पढ़ना। यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो यकीन करिए किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोग प्राचीन इतिहास को वैदिक काल से शुरू करते हैं। मैं भी वैदिक काल से ही शुरू करूंगा, लेकिन उसके पहले की कुछ पृष्ठभूमि जान लें हम लोग। वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से प्रारंभ होता है। 1500 बीसी यानी जो 1500 बीसी ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले। लेकिन उसके पहले भी कुछ पृष्ठभूमियाँ हैं, हम उसको समझिए। देखिए, शुरू शुरू में मानव इतनी हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है, ऐसी जनसंख्या नहीं थी। बहुत कम जनसंख्या थी, जनसंख्या बहुत कम था। और लोग इतने समाज हम लोग की तरह इतने सभ्य समाज नहीं था वहाँ पर। बहुत ही बर्बर जीवन यापन होता था लोगों का। उनका कोई मतलब कि उनको कोई काम ही नहीं होता था। उनको मात्र केवल एक काम होता था कि भोजन, यानी अपने खाने के लिए भोजन की तलाश करना। ये छोटा, इतना छोटा सा काम ना वो बहुत अकेले कर लेते थे। या तो अकेले कर लेते थे या तो दो चार की झुंड में मिलकर कर लेते थे। ये बात है तब की, जब जनसंख्या बहुत कम हुआ करता था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई। जो झुंड था वो कबीलों में तब्दील होता गया, कबीलों में तब्दील होता गया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, कबीलों में तब्दील होते गए, तैसे तैसे उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। अब वही झुंड वाला मानव, झुंड बनाकर रहने वाला मानव कबीला बनाकर रहने लगा। अब कबीले के लोग को रहने, स्थायी जीवन और दूसरी अनुकूल वातावरण की आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए ये लोग क्या किए कि जो कम जनसंख्या वाले लोग पहाड़ों पर और जंगलों में रहा करते थे, वो पहाड़ों से नीचे उतर आए, जंगलों से बाहर निकल आए और मैदानों और नदियों के किनारे बसने लगे। ये जो मैदानों और नदियों के किनारे बसने वाले लोग थे, ये इतने बहुत ही कम समय में इतने ज़्यादा विकसित हो गए, इतने ज़्यादा सभ्यता में हो गए कि इनको बहुत पीछे छोड़ दिए, झुंड वाले आदमियों को। इसका कारण क्या हो सकता है कि वही आदमी पहाड़ों पर रह रहा था तो उतना विकसित, उतना सभ्य नहीं हो सका, और मैदानों में और नदियों के किनारे रहने लगा तो बहुत विकसित हो गया, नगरों में रहने लगा। इसका एक ही कारण है, ये मानव, कबीले वाले मानव नदियों के किनारे बसे थे, और नदी ही वह कारण थी कि जो इनके समाज को सभ्य बना दी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक नदी भला किसी, देखिए, भला एक नदी किसी सभ्य समाज का निर्माण कैसे कर सकती है? एक नदी सभ्य समाज का निर्माण कैसे कर सकती है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, नदी जो होती है, हम लोगों के लिए, उस समय के लोगों के लिए क्या क्या आवश्यकताओं की पूर्ति की, ये बता रहा हूँ। देखिए, एक भोजन, सबसे पहली चीज है भोजन। नदियों में हमको मछली बहुत आसानी से मिल जाता था, शिकार कर लेते थे, हम लोगों को मांस अच्छे से मिल जाता था। जंगलों में बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना बहुत ही खतरनाक होता था, उनसे हमें क्षति भी पहुंच जाती थी। मछलियों से कोई क्षति नहीं पहुंच पाती थी। दूसरी बात, हमें कृषि करने के लिए मैदानी इलाका बहुत ही उपयुक्त होता है। पहाड़ों पे कहाँ से कृषि कृषि होगी? साथ ही साथ जब नदियाँ हर साल बाढ़ आता था तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी किनारे लाकर बिछा देती थी,
और उस बिछे उपजाऊ मिट्टी में कृषि बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादित होता था। तो पहला कारण ये रहा सभ्य बनाने में। दूसरी, नम वातावरण। देखिए, पहाड़ और जंगल ऐसे जगह हैं जहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पहाड़ों पर कभी जाइए, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडियों में वही पहाड़ बर्फ का काम करता है, चट्टान, यानी ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। लेकिन मैदान में, नदी के किनारे वाला क्षेत्र बहुत ही उपयुक्त होता है। तो दूसरा कारण ये। तीसरी कारण सुरक्षा। जहाँ हम रह रहे हैं, एक तरफ हमारा कबीला है, दूसरी तरफ नदी है, कहीं से खतरा हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता। अगर कोई आक्रमण करना भी चाहे तो उसे पहले नदी क्रॉस करना पड़ेगा। तो सुरक्षा भी हमें मिल जाता था। व्यापार उद्योग, जब इतना बड़े क्षेत्र में हमारा मतलब कि कृषि के बाद जो अवशेष उपयोग मतलब अनाज बचता था, बचने वाला अनाज, उसी अनाज का लोग क्रय विक्रय करते थे। रुपए से नहीं, सामान से ही सामान को खरीदते थे, सामान को बेचते थे। उद्योग के लिए नदियां एक रास्ते का भी कार्य करती थी, सुरक्षा के साथ साथ रास्ते का भी कार्य करती थी। क्योंकि अगर हम स्थल मार्ग से जा रहे हैं तो जानवरों, लुटेरों और अन्य घटनाएं होने की संभावना बनी रहती थी, लेकिन नदियों में हम सुरक्षित होते थे। तो ये सब कारण थे जो कि नदियों के किनारे उपयोग मिल जाया करती थी। तो नदी एक सभ्य समाज का निर्माण कर देती है। ऐसा ही एक सभ्य समाज था हड़प्पा। एक जगह का नाम है हड़प्पा, वहां पे रहने वाले लोग इसी तरह सभ्य थे। और इस सभ्यता का, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। देखिए, मैं थोड़ा सा उसका लोकेशन बता दे रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता कहाँ रहती थी। ये देखिए, लाल कलर का बॉक्स बना है, ये भारत का नक्शा है। पश्चिम में पाकिस्तान, उसके पश्चिम अफगानिस्तान। तो ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान और भारत का समुद्री क्षेत्र, यही सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। और यहीं पर हड़प्पा सभ्यता का निवास हुआ था। यहीं पर हड़प्पा सभ्यता फली फूली थी। सप्त सिंधु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी के साथ 7 नदियां भी बहती थी। ये नदी यहाँ बहती थी, इसीलिए तो यहाँ पर एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ। अब देखिए, कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लें, उसके बाद वैदिक काल पर आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता जाने बिना वैदिक काल पर आना थोड़ा सा अनुपयुक्त होगा। देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता है वो वैदिक काल से भी पुरानी सभ्यता है। जहाँ वैदिक काल 1500 बीसी से शुरू होता है, हड़प्पा सभ्यता 1500 बीसी पर यानी बिफोर क्राइस्ट पर खत्म होता है। ये 1500 बीसी 2500 बीसी से हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ होता है। हड़प्पा सभ्यता में एक नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता था, इसलिए यह सभ्य भी था। दूसरी बात, यहाँ पर हर एक चीज उपलब्ध थी। इनकी विशेषता क्या थी ये हम जानते। देखिए, वहाँ का नगर नियोजन, वहाँ के बसाए गए जो नगर थे बहुत ही विकसित तरीके से थे। वो एक अलग ही टेक्निक थी उनके। सड़कों का बनावट, नालियों का बनावट, भवनों का निर्माण बहुत ही अनोखा था। दूसरा बात, उनकी खान पान, कृषि करते थे। चना, मटर, खजूर, तिल, इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा कृषि होता था। इनकी खान पान बहुत अच्छी थी। उसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक धार्मिक भी थे। ये पशुपति शिव, वैष्णव के विष्णु भगवान की भी पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। तो ये धर्म में भी लिप्त थे। दूसरी बात, आभूषण और बर्तन, हर एक मतलब जैसा आज का समाज है उस तरीके का समाज यहाँ 2500-3000 साल पहले, ढाई तीन क्या, लगभग 4-5 हजार साल पहले भी रह चुका है। ये आभूषण और बर्तन भी आभूषण बनाते थे, बर्तनों का भी अच्छा यूज करते थे। आभूषण में सोना, चांदी, कांसा, बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलम, रक्तमणि, ये सब इन सब पदार्थों का ये लोग गहना बनाते थे और पहनते थे। बर्तन भी बहुत ही अच्छे थे।
इनके बर्तन बनाकर बर्तनों पे डिजाइनिंग बनाते थे। पत्ती, जानवर, पेड़ पौधा, ये सब चीज़ों का चित्र बनाते थे, उसके बाद पकाते थे, पकाने के बाद रंगते थे। बहुत ही अच्छा लगता था और मनोरंजन भी करते थे। यानी हर एक तत्व यहाँ पर उपस्थित था इस सभ्यताओं में। ये सभ्यता 1500 से 2500 से 1500 बीसी तक ही चल पाई। यानी 2500, लगभग 2500 में इसका फलना फूलना शुरू हुआ और 1500 बीसी आते आते इनका खात्मा हो गया। अब खात्मा किन कारणों से हुआ उसको जान ले। लेकिन निश्चित नहीं किया गया है, पुष्टि नहीं किया गया है इसके खात्मा के कारणों का, यानी नष्ट कैसे हुई। कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़, भयंकर बाढ़ आया होगा तो यह सभ्यता खत्म हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि, कुछ विद्वानों का कहना है कि भयंकर सूखा पड़ गया होगा, कई सालों तक सूखा पड़ गया जिससे यह सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ का तो कहना है कि यहाँ भयंकर भूकंप आया होगा और सारा का सारा समाज नीचे धरती में धंस गया, इस तरह यह सभ्यता खत्म हुई। लेकिन किसी भी तथ्य का पुष्टि नहीं किया गया। कुछ विद्वानों का कहना है कि यही 1500 बीसी के आसपास आर्य आए थे। ये आर्य 1500 बीसी के आसपास आए थे। यही आर्य इन हड़प्पा सभ्यता के लोगों को आक्रमण किए, उनको पराजित किए, उनके नगर को विध्वस्त किया और उसी समाज पर, उसी जगह पर खुद रहने लगे। हड़प्पा सभ्यता वैदिक काल के लोग, यानी आर्य। यानी जहाँ पर इसी सप्त सिंधु प्रदेश में 2500 से 1500 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता के लोग रहे, वहीं सप्त सिंधु प्रदेश में 1500 बीसी के बाद से आर्य रहने लगे, आर्य। लेकिन आर्य और हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन में तुलना करें हम तो बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। जैसे जहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग स्थायी जीवन जीते थे, 1500 बीसी में रहने वाले आर्य अस्थायी जीवन जीते थे, पशु चराते थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में जो जानकारी है वो उत्खनन से प्राप्त होता है, उसके विषय में कहीं लिखा नहीं गया है। जबकि आर्यों के विषय में पूरा विस्तृत रूप से पोथी पत्रा पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के विषय में जानकारी उत्खनन से मिलता है, जबकि वैदिक आर्यों के विषय में जानकारी 4 वेदों से मिलता है। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसी क्रम में ये लिखे भी गए थे। यानी सबसे पहले ये, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, सबसे लास्ट में अथर्ववेद। तो आप बता सकते हैं सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। ये जो ऋग्वेद है ना, इसका समय काल क्या था, 1500 बीसी से। यानी सबसे पहले ऋग्वैदिक आर्यों का ही, देखिए ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक आर्य का पता चलता है और शेष 3 वेदों से, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों से हमें उत्तर वैदिक आर्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक आर्य का इतिहास माना जाता है, यानी 500 सालों तक। और उत्तर वैदिक आर्य जो है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से मिलने वाले साक्ष्य वाले आर्य, वो 1000 से 600 यानी 400 साल तक ये रहते हैं। अब हम जान लें कि जो ऋग्वैदिक आर्य हैं, आर्य ही थे, आर्यों ने ही वेदों की रचना की है। इसीलिए वैदिक काल को ना आर्य, यहाँ देखिए जो लाइट पड़ रही है, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्यों ने लिखा है, आर्य सभ्यता कह रहे हैं। अब हम वैदिक आर्य का कुछ परिचय दे देंगे। देखिए क्रम देखिए, पहले
हम लोग इसको जान लिए हैं, चारों वेद को जान लिए, चारों वेद के लोगों को जान गए हैं, उनका कार्यकाल जान गए हैं। अब हम धीरे धीरे उनका परिचय देखेंगे। देखिए, ऋग्वैदिक आर्य का परिचय, ये जो ऋग्वेद से जिनके विषय में जानकारी मिलती है उनको हम ऋग्वैदिक आर्य कहते हैं। उनके विषय में देखिए क्या परिचय है। देखिए, ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो बिल्कुल ही यायावर प्रकृति के थे, बर्बर थे। वो समूह में तो रहते थे, बहुत छोटा सा समूह होता था, लेकिन एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, अस्थायी जीवन बिताते थे। क्यों बिताते थे? क्योंकि वो उनका प्रमुख कार्य पशुचारण था, पशु चराते थे। पशु चराने वालों की एक मजबूरी होती है कि वो एक जगह नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर अगर चारागाह है वहाँ पर पशु लेकर चराएं, और चराने के बाद जब चारागाह खत्म तो वहाँ से मजबूरन हटना पड़ता था। तो ये इनका परिचय था कि ये ऋग्वैदिक आर्य थे कैसे। अब देखिए, ऋग्वैदिक आर्य रहते कहाँ थे, निवास स्थल क्या था। तो मैंने बताया जहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे वही जगह ऋग्वैदिक आर्यों का भी था। कैसे पता चला? ऋग्वेद जो है इसमें कई बार सिंधु नदी का बार बार उल्लेख हुआ है, गंगा नदी का एक बार उल्लेख दिया। देखिए, नोट पॉइंट वाली बातें हैं। सिंधु का बार बार उल्लेख हुआ है, गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है, जमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ये उल्लेख परीक्षाओं में पूछता है। तो ये नदियां जो हैं, इन नदियों के उल्लेख से पता चलता है कि ज्यादा उल्लेख अगर सिंधु नदी का हुआ है तो रहते भी इसी के आसपास ही होंगे। सिंधु नदी वास्तव में आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी। यानी जहाँ सप्त सिंधु प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे वहीं पर वैदिक आर्य रहते थे, लेकिन दोनों में बहुत अंतर था। इनके रहन सहन, खान पान, धार्मिक जीवन, स्थायित्व जीवन, हर एक चीज में हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्य सभ्यता से अलग थे। तो यही इनका निवास स्थान था, सप्त सिंधु प्रदेश। अब देखिए, सप्त सिंधु प्रदेश में ये रहते थे, इनका प्रमुख कार्य क्या था? आर्यों का प्रमुख कार्य क्या था? आर्यों का प्रमुख कार्य यही था कि वो पशु चराते थे। पशु चराने में अधिकतर ये होता था, कबीले के कबीले, मतलब झुंड के झुंड पशु चराते थे। एक ही परिवार में कई लोग हो जाते थे, सारे मिलकर पशु चराते थे। तो अधिकतर ऐसा होता था कि पशुओं के लिए जो चारागाह होता है, एक ही चारागाह पर 2 कबीले पहुंच जाते थे, और दोनों में छोटा मोटा झगड़ा, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि युद्ध हो जाता था कि इस चारागाह पर हमारा अधिकार है, वो कहता था इस चारागाह पर हमारा अधिकार है। इस बात को लेकर कभी कभी छोटे छोटे युद्ध भी हुआ करते थे। यानी ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख कार्य यही था कि पशु चराना और चारागाह के लिए छोटे मोटे युद्ध करना। तो अब ये इतना आप पढ़ चुके हैं तो आप बहुत ही अच्छे से इन प्रश्नों को, शुरू में जो मैंने पूछा था, इसका उत्तर दे सकते हैं कि एक नदी किसी समाज का निर्माण कैसे करती है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या था? अंतर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ देखिए, तुलना कर देंगे, अंतर पता चल जाएगा। वैदिक और उत्तर वैदिक आर्यों का काल निर्धारण कीजिए। काल निर्धारण मतलब ये कि ऋग्वैदिक आर्य कितने से कितने समय तक रहे? 500 सालों तक। उत्तर वैदिक आर्य कितने सालों तक रहे? 400 सालों तक। यही समय निर्धारण करना था। तीसरी बात, ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थल क्या था? एक वर्ड में आप उत्तर दे सकते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन में गाय का क्या महत्व था? अच्छा, इसका उत्तर आप सोच कर बताएंगे, सोचिए, तब तक मैं बता दे रहा हूँ। पशु चराते थे तो पशु में गाय ही तो चराते थे। इनके पास रुपया पैसा नहीं होता था, अनाज नहीं होता था, गाय चराते थे सिर्फ। तो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो सकती है? गाय। यही गाय। गाय को गाय को लेकर ऋग्वैदिक आर्यों के संदर्भ में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। न मारने योग्य यानी अघन्या किसको कहा गया है? गाय को कहा गया है। किसी के पास, आज तो हम लोग देखते हैं किसके पास कितना ज्यादा पैसा है वो उतना अमीर है, लेकिन उस समय संपत्ति की इकाई क्या थी, यानी कैसे पता चलता था कि कौन ज्यादा अमीर है?
इसी गाय की संख्या से। जिसके पास जितना ज़्यादा गाय, उसके पास वो उतनी संपत्ति वाला अधिकारी कहलाता था। तो यही सब, ये तो छोटा सा परिचय था प्राचीन इतिहास का। हम आगे से शुरू करेंगे कल से। इस पर डेली वीडियो आएगा, आप पढ़ेंगे, एक अलग सा अनुभव मिलेगा। मेरी उम्र कम है लेकिन मेरा अनुभव नहीं कम है। आप विश्वास करिए, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ये सब तो सिंधु प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर ढेर सारी नदियाँ हैं, ढेर और सब बातें अगली वीडियो में बताई जाएंगी। आप इसको देखिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। कुछ सुझाव होगा तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।